हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरु धर्मेंद्र पर। आज हम आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आए हैं जिसके अंतर्गत हम आपको एक ऐसे विषय का ज्ञान देंगे या जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। और ये सब्जेक्ट बच्चों को ज़्यादातर दिक्कत करने लगता है, अर्थात बच्चों को इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। लेकिन हम इस वीडियो में इस सब्जेक्ट का जो बेसिक है उसको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। किस प्रकार से हम इस सब्जेक्ट को आसान कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हमें आनी चाहिए जिसकी सहायता से ये सब्जेक्ट आसान हो सकता है। तो देखिए बच्चों, प्रारंभ करते हैं। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो साइंस वर्ग के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है और बच्चे ज्यादातर इसमें परेशान होने लगते हैं कि इसको कैसे सीखें, इसका सिद्धांत क्या है, कहाँ से इसकी शुरुआत की जाए। तो आज हम इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे कि आखिर जो हमारा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जिसका नाम है केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान, इसको किस प्रकार से हम आसान कर सकते हैं या इसको सीखने के लिए हमें प्रारंभ में कौन कौन से नियम और साथ साथ में कौन कौन सी चीजों को सीखना जरूरी होता है। तो देखते हैं बच्चों, जैसा कि आपका लिखा हुआ है केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान है क्या? सबसे पहले हमको ये जानना होता है कि रसायन विज्ञान है क्या। कुछ बच्चे यही नहीं बता पाते हैं। अचानक से अगर पूछा जाता है कि बताइए बच्चों रसायन विज्ञान क्या है, तो रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम, ध्यान से समझिएगा बच्चों, बहुत बढ़िया टॉपिक है। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पदार्थों यानी द्रव्यों, ठीक है, के संगठन, गुणों तथा उनकी संरचना एवं उनमें होने वाले विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। एक बार फिर से, रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पदार्थों अर्थात द्रव्यों के संगठन, उनके गुणों, उनकी संरचना तथा उनमें होने वाले विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। अर्थात कौन सा पदार्थ किस संरचना से बना है, किन तत्वों से मिलकर बना है, उसकी क्या उपयोगिता है, ये सब हम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। बहुत ही प्यारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। साइंस वर्ग के बच्चों के लिए एक लाजवाब सब्जेक्ट होता है। और एक बात यह है, जिस बच्चे को इसका बेसिक समझ में आ जाता है वो बहुत ही सिंपल लगती है ये और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। लेकिन जिन बच्चों को इसका बेसिक यानी किस प्रकार से तैयार करना है ये नहीं समझ में आता है, उन बच्चों के लिए ये बहुत ही टफ लगती है। तो इस वीडियो में हम आपको सब इसका बेसिक बताएंगे जिससे आपको ये विषय बिल्कुल मक्खन लगेगा। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या क्या इसमें जानना है जिससे कि हमारा जो केमिस्ट्री में कमजोरी है वो किस प्रकार से दूर होगी। तो सबसे पहले हमें जानना था परिभाषा कि आखिर रसायन विज्ञान है क्या। तो वो हमने सीख ली कि पदार्थों अर्थात द्रव्यों के संगठन, गुणों, संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन जिस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है वो कहलाती है रसायन विज्ञान। इसके बाद हाँ, एक चीज और बच्चों, ये केवल इसका नाम रसायन है, बाकी इसमें रस कोई नहीं। ये ध्यान रखिएगा, इसका नाम तो रसायन है लेकिन इसमें रस कोई नहीं, ठीक है। लेकिन रस आप ला सकते हैं कब? जब आपको ये समझ में आएगा। जितने ज्यादा आपको ये समझ में आएगी उतने ज्यादा आपको रस आएगा, अन्यथा इसमें आपको बिल्कुल भी नीरस लगेगा। तो देखते हैं, सबसे पहला हम जानेंगे कि ये किससे शुरुआत होती है। तो तत्व, सबसे पहले किसकी बात की जाती है? तत्व। जैसे हमने कुछ तत्व लिख रखे हैं, देखिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियान, ये सारे तत्व कहलाते हैं। कुल तत्व 118 होते हैं जो हम मेंडलीव की आवर्त सारणी में पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर हम चर्चा करते हैं सबसे पहले कि जो तत्व होता है, तो जो कोई तत्व होता है आपका, ये तत्व जो हमारे होते हैं इसमें क्या क्या पाया जाता है। तत्व के जो मूल कण होते हैं बच्चों, वो होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो हमारा तत्व होता है वो 3 प्रकार के मूल कणों से मिलकर बना होता है।
कौन कौन से तत्व होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सबसे जरूरी यही होता है, बच्चे तत्व नहीं पहचान पाते हैं। तो तत्व क्या है? जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऐसे करते 118 तत्व हैं। तत्वों को याद करने का तरीका आपको अगले वीडियो में मिलेगा, किस प्रकार से तत्वों को याद करना है। फिलहाल अभी हमको बेसिक सीखना है। तो देखिए, तत्व तीन प्रकार से या तीन मूलभूत कणों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणायन होता है यानी माइनस आवेश होता है, प्रोटॉन पर प्लस आवेश यानी धनायन होता है, और जो न्यूट्रॉन होता है ये उदासीन होता है। तो बच्चों, हमने सीखा तत्व क्या है। तत्व तीन प्रकार के मूल कणों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? ऋणायन, जिसको हम ऋणावेश कहते हैं, माइनस चार्ज। प्रोटॉन पर क्या होता है? प्लस चार्ज, जिसको हम धनायन कहते हैं या धनावेश कहते हैं। न्यूट्रॉन उदासीन होता है। आगे बढ़ते हैं, जो हमारे तत्व होते हैं, इन तत्वों के जो ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये कहाँ पर होते हैं? तो समझते हैं। किसी भी तत्व के लिए सबसे पहले जानना होता है, तत्व का होता है एक नाभिक। तत्व का क्या होता है बच्चों? नाभिक। इसके बाहर कक्षाएं होती हैं, इसके बाहर कक्षाएं होती हैं, इसके बाहर कक्षाएं होती हैं, के, एल, एम और एन। ये आपकी क्या होती है बच्चों? कक्षाएं होती हैं। तो तत्व का जो नाभिक होता है, इस नाभिक में प्रारंभ में बताया गया कि तत्व के नाभिक में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। बाद में ये बताया गया कि जो नाभिक होता है उसमें केवल और केवल प्रोटॉन यानी प्लस चार्ज पाया जाता है। जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इन्हीं कक्षाओं में गति करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन इन्हीं कक्षाओं में गति करते रहते हैं। अब बात आती है कि ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किन लोगों ने की थी? तो बच्चों अभी बताया जाएगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किन लोगों ने की थी? तो समझिए, जो हमारा नाभिक होता है, नाभिक पर प्लस चार्ज होता है क्योंकि जो प्रोटॉन होते हैं वो नाभिक में स्थिर रहते हैं, इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में गति करते रहते हैं, न्यूट्रॉन आपका उदासीन होता है। तो अब हम बात करते हैं कि जो हमारे ये एलिमेंट्स यानी जो मूलभूत कण हैं, कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जो खोजकर्ता हैं वो कौन कौन है? इनको याद करने का सबसे बढ़िया और आसान तरीका ईटा पर नाच या ईटा पर नाच, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो देखो बच्चों, क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता थॉमसन, प्रोटॉन इसके खोजकर्ता रदरफोर्ड, और जो हमारा न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन के खोजकर्ता चैडविक। बहुत बढ़िया तरीका है याद करने का, ये भी याद करना जरूरी होता है। तो इलेक्ट्रॉन थॉमसन, प्रोटॉन रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन चैडविक। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अब बात करते हैं हम, जो अगला टॉपिक है हमारा वो क्या है बच्चों? परमाणु क्रमांक और प्रतीक चिन्ह। तो तत्वों के परमाणु क्रमांक और प्रतीक चिन्ह के बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखिए, क्या होता है आपका परमाणु क्रमांक। देखिए, यहाँ पर हमने क्रम से कुछ तत्व लिख रखे हैं। कौन कौन से? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियान। ये आपका 1 2 3 4 5 10 तक जो लिखा हुआ है ये कहलाता है परमाणु क्रमांक। और यहाँ पर जो अक्षर लिखे हुए हैं H, He, Li, Be, B, C, N, O, F, Ne, ये कहलाते हैं प्रतीक चिन्ह। तो क्या क्या सीखा हमने? सबसे पहले हमने सीखा रसायन विज्ञान है क्या, परिभाषा से समझे हमने। फिर तत्व क्या है? तत्व जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मूलभूत कणों से मिलकर बने होते हैं। लगभग 118 तत्व आपके होते हैं। इसके बाद हमने क्या सीखा? परमाणु क्रमांक क्या होता है, प्रतीक चिन्ह क्या होते हैं, आपका सामने लिखा हुआ है। अब देखिए, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। केमिस्ट्री को समझने के लिए
सबसे पहले जो चीजें हैं वो आपको आनी चाहिए, तो वन बाय वन हम आपको समझाते चल रहे हैं। ध्यान से समझते चलिए, बहुत ही सिंपल लगने लगेगा ये सब्जेक्ट आपको। इसके बाद बात आती है जो कि केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट और लाजवाब टॉपिक है, वो क्या है बच्चों? तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो किस प्रकार से हम तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं? तो इसके लिए जैसा कि अभी आपको हमने बताया था के एल एम एन जो कक्षाएं होती हैं उनके आधार पर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं, या फिर एसपीडीएफ के आधार पर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल आपको हम बताएंगे के एल एम एन द्वारा किस प्रकार से तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले आपका जो दिया है हाइड्रोजन, फिर हीलियम, ऐसे करते हमने 10 तत्व लिख लिए हैं, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझने हैं। उससे पहले जो हमारे कक्षक होते हैं के एल एम एन, इनमें क्या क्या होता है, अर्थात कितने इलेक्ट्रॉन इनमें अधिकतम पाए जाते हैं। तो पहले में 2, फिर 8, 18, 32, अर्थात फिर 2, 8, 18, 32। कहने का मतलब ये हुआ इनमें अधिकतम आने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब कोई भी तत्व तब स्थायी होता है जब उसका अष्टक पूरा होता है, तो उसके लिए आपको आगे नियम मिलते रहेंगे। अभी हम जान रहे हैं कि किसी भी जो हमारा KLMN कक्षक होते हैं या जो कोष होते हैं, इनमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं अधिकतम। तो हम देखते हैं पहले वाले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और चौथे वाले में 32। तो देखिए बच्चों, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर ही हम सभी क्या सीख सकते हैं, तत्वों की संयोजकता निकालना। सबसे जरूरी चीजें यही होती हैं, जिसको ये सब कुछ समझ में आ जाता है या जो सीख लेता है उसके लिए केमिस्ट्री एकदम मक्खन हो जाती है। अगर आप ये सब कुछ नहीं जानते हैं या ये आपने नहीं सीखा है तो आपके लिए केमिस्ट्री एक बहुत ही टफ सब्जेक्ट लगेगा। तो देखिए किस प्रकार से हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। तो देखते हैं बच्चों, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, फिर वैसे ही हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। तो देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है बच्चों? 1। तो ये आपका हो जाएगा 1, यानी इसकी पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। आगे बढ़ते हैं, हीलियम, हीलियम के पास 2 है, इसका जो आपका कक्षक है पहला, यानी जो पहली कोष है वो पहले से ही पूरा है। तो ये आपका हो जाएगा अक्रिय गैस, क्योंकि ना तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा ना ही इलेक्ट्रॉन देगा, इसको अक्रिय गैस कहा जाता है। लिथियम जो आपकी है पहली कक्षा में 2, फिर 1 बचा आपका, ये अगली कक्षा में चला गया, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। इसके बाद बात करते हैं बेरिलियम की, तो 2n2, पहली कक्षा में 2, फिर अगली में 2। इसके बाद बोरान की, तो 2, बढ़ते जाएंगे, कार्बन 2, 4, नाइट्रोजन 2, 5, ऑक्सीजन 2, 6, फ्लोरीन 2, 7, नियोन 2, 8। ये हमने कर लिए कुछ तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब क्या सीखना है? संयोजकता सीखनी। क्या सीखना है बच्चों? संयोजकता। तो देखिए हाइड्रोजन के पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, ठीक है। और जब हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा तो इसकी जो संयोजकता है वो बच्चों कितनी हो जाएगी? +1 हो जाएगी। हीलियम अक्रिय गैस है, ना तो लेना ना ही देना। आगे बढ़ते हैं, लिथियम, लिथियम के भी अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। अर्थात संयोजकता का जो निर्धारण है वो कहाँ से होता है? संयोजकता का निर्धारण किसी भी तत्व के अंतिम कोष में जितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अर्थात जितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है या जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है तत्व की संयोजकता। आगे देखते हैं, इसी प्रकार से लिथियम +1, बेरिलियम
+2, बोरॉन +3, क्योंकि अभी ये इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हैं, अर्थात दूसरे तत्व को दान कर रहे हैं। और बच्चों, जब कोई दान करता है तो वो दाता होता है, अर्थात वो धनायन होता है, और जो ग्रहण करता है वो ऋणी हो जाता है, अर्थात कर्जदार हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है, ऋणायन हो जाता है। इसके बाद एक जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट तत्व है वो क्या है, कार्बन। कार्बन की संयोजकता इस पर निर्भर करती है कि वह किस प्रकार के तत्व के साथ में संयोग कर रहा है। आपको ये पढ़ने को मिलेगा कि जो कार्बन है हमारा, कार्बन सहसंयोजी बंध बनाता है, अर्थात ना तो त्यागता है ना ग्रहण करता है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है। वो आप आने वाले वीडियो में अच्छे से सीखेंगे। फिलहाल यहाँ पर हम सीख लेते हैं। तो कार्बन की जो संयोजकता है वो केवल हम 4 लिख देते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि ये किस प्रकार के तत्व के साथ में संयोग कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन जो हमारा है, इसकी संयोजकता यानी इसके अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5 इलेक्ट्रॉन हैं। तो बच्चों, अगर किसी भी तत्व के अंतिम कोश में 1, 2, 3 ये इलेक्ट्रॉन है, 4 को हम हटा देते हैं, जो कि हमारा सहसंयोजी बंध बनाता है, वो है केवल कार्बन। आगे कुछ तत्व ऐसे मिलेंगे जो इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे, तो हम मान लेते हैं 1, 2, 3, 4 अगर अंतिम कोश में है तो ये सभी त्यागते हैं, यानी ये इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं तो इन पे कौन सा चार्ज होगा, आपका प्लस चार्ज होगा। आगे बढ़ते हैं, अगर किसी भी तत्व के अंतिम कोश में 5, 6 और 7 ये इलेक्ट्रॉन पाते हैं आप, तो ये क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, अर्थात ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं। पहले में क्या बताया गया, अगर अंतिम कोश में 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन है तो ये त्यागते हैं, जब ये त्यागेंगे तो ये धनायन बनाएंगे। लेकिन अगर अंतिम कोश में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, तो जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तो ये क्या बनाएंगे, ऋणायन बनाएंगे। ठीक है बच्चों, अर्थात इसके लिए फार्मूला लगेगा 8 - n का, ये है संयोजकता ज्ञात करने के लिए, अर्थात कितने इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर रहे हैं वही इनकी संयोजकता बन जाते हैं। तो नाइट्रोजन के अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका अपना कक्ष पूरा करने के लिए और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3, तो इसकी संयोजकता हो जाएगी -3। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे, ऑक्सीजन -2, फ्लोरीन -1, नियॉन आपका क्या हो जाएगा बच्चों, नियॉन आपका हो जाएगा अक्रिय गैस, क्योंकि इसका अष्टक पहले से ही पूरा है। जैसा कि हीलियम और नियॉन ऐसे मिले जिनका आपका पहले से ही कक्षक पूरा था। तो बच्चों, हमने क्या क्या सीखा, परिभाषा, तत्व सीखे, परमाणु क्रमांक, प्रतीक चिन्ह जाना, तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझा, तत्वों की संयोजकता ज्ञात करना समझा, कुछ और तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम समझेंगे और कुछ और संयोजकताएं समझेंगे। तो देखते रहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ अगले तत्वों की तरफ। ठीक है, फिलहाल आप ये देख लीजिए, अगर आपको आवश्यकता लगे तो नोट कर लीजिए, वरना आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले तत्वों की तरफ। देखो बच्चों, बढ़ते हैं हम अगले जो है तत्वों की तरफ, जिसमें क्या क्या दिया है, कुछ नए तत्व हमने लिखे हैं। जैसा कि हमने इधर कुछ सीखे, क्या क्या, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ऐसे ही कुछ अगले तत्वों के बारे में हम सीखते हैं, उनकी संयोजकताएं, उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो देखते हैं, सोडियम, तो पहले में 2, फिर 8, 8 2 10, कितना बचा आपका, 1। इसके बाद मैग्नीशियम 2, 8, 2, एल्यूमिनियम 2, 8, 3। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, सिलिकॉन 2, 8, 4, फास्फोरस 2, 8, 5, सल्फर 2, 8, 6,
क्लोरीन 2 8 7, आर्गन 2 8 और 8। ठीक है बच्चों, तो हमने ये लिख लिया। जो आगे कुछ तत्व थे हैं, तो इसके बाद भी बहुत सारे तत्व, तो उनको भी हम सीखेंगे अगले वीडियोज में। फिलहाल यहाँ तक हम समझते हैं। तो देखिए अब क्या है आपका सोडियम। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है बच्चों? 11। इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। देखिए पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में कितने हैं? 1, यानी इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? +1। क्यों होगी +1? क्योंकि आपको बताया गया 1 2 3 4, अगर ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या अंतिम कोश में है तो वही उनकी धनात्मक संयोजकता बन जाती है। अगर आपके इलेक्ट्रॉन 5 6 7 है अंतिम कोश में, तो ये जो संख्या है इसकी संयोजकता ज्ञात करने के लिए आप 8 n यानी 8 n का फार्मूला लगाएंगे। n क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है बच्चों, तो देखिए ऐसे ही मैग्नीशियम +2, एल्यूमिनियम +3, सिलिकॉन +4, फास्फोरस। अब देखिए बच्चों क्या है? 5, तो आप क्या करेंगे? 8 - 5 = 3। 3 इलेक्ट्रॉन इसको और चाहिए अपने अष्टक को पूरा करने के लिए, जिससे कि ये स्थायित्व को प्राप्त कर सके। इसलिए ये क्या करेगा? किसी अगले तत्व से 3 इलेक्ट्रॉन उधार ले लेगा और अपना अष्टक पूरा करेगा। इसी प्रकार से सल्फर के लिए 8 - 6, 2 माइनस, 1 माइनस, और ये आपका पहले से ही 8 पूरा कर चुका है, तो इनकी संयोजकता होती है 0, यानी इनकी कोई संयोजकता नहीं होती है। ठीक है बच्चों, तो ये रहे आपके कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कुछ संयोजकताएं। अब हम अगले या वीडियो में अगली संयोजकताएं और कुछ नए नियमों को पढ़ेंगे, जैसे कि संयोजकता के आधार पर छोटे छोटे तत्वों का मिलकर बड़ा बनना, यानी यौगिक का बनना। अब एक बात और आपको बतानी है कि जो हमारे तत्व होते हैं इनके बाद हमको सीखना होता है क्या क्या इस केमिस्ट्री में? परमाणु और अणु क्या होता है। तो जो तत्व होता है, तत्व की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको हम कहते हैं परमाणु, और कई परमाणुओं अर्थात 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के संयोग से बनते हैं अणु। जैसे कि हमने ले लिया H। H है हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक परमाणु है। ठीक है, अगर हम 2H ले लें अर्थात H2 दिखा दें तो ये था हमारा परमाणु। लेकिन जब 2 या 2 से अधिक परमाणु एक साथ संयोग करते हैं तो क्या प्राप्त होता है बच्चों? ये हाइड्रोजन का हो गया अणु। हाइड्रोजन का क्या हो गया बच्चों? अणु। तो परमाणु जो होती है किसी भी तत्व की सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है, और 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के संयोग से क्या बनता है बच्चों? अणु बनता है। आपने पढ़ा होगा 2H और H2 में क्या अंतर होता है? तो 2H हाइड्रोजन के परमाणु को दर्शाता है और H2 क्या होता है? हाइड्रोजन के अणु को दर्शाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अच्छे से सीखते रहिए, समझते रहिए। अब हम आगे के कुछ नियम, कुछ नए रूल्स लेकर आएंगे जिनको आप सीखते रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में आपको केमिस्ट्री थोड़ी बहुत जो कि बेसिक चीजें हैं वो अच्छे से समझने को मिली होंगी, क्योंकि इसका क्षेत्र बहुत बड़ा है। तो हम 1 बाय 1 सीखते रहेंगे और हम आपके लिए 1 बाय 1 वीडियो लाते रहेंगे। बस ध्यान ये रखना है कि किसी भी विषय का जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं मजबूत होगा तब तक आप उस विषय को नहीं सीख सकते हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है बेसिक किसी भी विषय का। तो अगर आपका बेसिक तैयार है तो आप उस विषय में अच्छे से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं या उसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो बच्चों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।